So, good morning, everyone. The next topic is value analysis and value engineering. In the last class, we have discussed the concept and application of value engineering and what are the advantages of the value engineering. Today, we will discuss some topics like value analysis, scope of value analysis, some thoughts on value engineering, steps in value engineering, benefits of value engineering, how and when is value engineering applied. So first of all, concept. Value analysis originated from the Second World War due to the shortage of essential materials. ठीक है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तब क्या हो गया, जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, कंट्रीज के पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज आ गई। तो वैल्यू एनालिसिस जो कंसेप्ट है या वैल्यू इंजीनियरिंग जो कंसेप्ट है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ। ठीक है, when value analysis is defined as the organized creative approach which has as its objective the efficient identification of unnecessary cost which provides neither quality nor use nor appearance nor attention। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी कॉस्ट को कम किया जिसका कोई भी रोल नहीं है उस प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, तो ऐसा कोई उसमें एक फीचर ऐड किया हुआ है कि जिसको अगर हम फीचर को ऐड कर भी लें या ना करें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। So that cost should be removed from that product. So the concept of value engineering came into existence during World War II when there was a critical shortage of resources. तो जो वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट है कब एग्जिस्टेंस में आया, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और उस टाइम क्या हुआ, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी आ गई, शॉर्टेज आ गई। Due to this, it becomes necessary to adopt changes in the methods, materials, and traditional design methods, which ultimately resulted in superior reduction in cost. तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, मीन्स साइंटिस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, अगर हमें अननेसेसरी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, ठीक है, तो हमें जो मेथड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स या अलग अलग मटेरियल्स हैं या डिज़ाइन है, उनका चेंज करना, उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जिससे क्या है जो अननेसेसरी कॉस्ट है वो रिमूव दूर हो सके। ठीक है, और उसका क्या फायदा होगा, अगर अननेसेसरी कॉस्ट दूर होगी तो प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, ठीक है, चीप हो जाएंगे, और चीप होंगे तो इजीली कोई भी कंट्री या कोई भी उसको वर्ल्ड में ओवर द वर्ल्ड हम उसको खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये कब एग्जिस्टेंस में आया कंसेप्ट, जब हमारे पास शॉर्टेज हुई रिसोर्सेज। ठीक है, तो वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट कब आया, जब हमारे पास ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी। ठीक है, due to its many advantages it becomes popular in many countries। तो वैल्यू इंजीनियरिंग की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जिसके कारण ये क्या है बहुत सारी कंट्रीज में पॉपुलर हुआ। प्रेजेंटली वैल्यू इंजीनियरिंग इज अडॉप्टेड बाय मैनी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस। तो जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें क्या हो रहा है, ये अभी भी इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इट इज यूज फॉर मैनेजमेंट साइनोनिमसली। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जा रहा है। डेफिनेशन क्या है, देखो, वैल्यू इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू दैट इज अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन in order to compare the function of product required by a customer to meet their requirements at the lowest cost consistent with the specified performance and reliability needed। तो जो वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, ठीक है, वैल्यू इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या है वो हमें देखना है। वैल्यू इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या है, जो हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन है, ठीक है, मान लो कार है हमारे पास, कोई किसी भी कंपनी की कोई कार ले लो, ठीक है, कार है जो उसका डिजाइन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या एग्जिस्टेंस है, वो नया कोई डिजाइन नहीं आया, जो हमारे पास ऑलरेडी गाड़ियां बन रही हैं, उसी डिजाइन में हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं। चेंजेस का रीजन क्या है, हमें कॉस्ट जो है
अननेसेसरी कॉस्ट उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, डिजाइन में चेंजेस करने हैं, अननेसेसरी कॉस्ट को हमें दूर करना है। बट उस टाइम हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जब कस्टमर की नीड है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो, ठीक है, कि जो पहले फीचर्स थे वो फीचर ऑलरेडी वैसे फीचर्स थे, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, कॉस्ट लोएस्ट कॉस्ट कंसिस्टेंट, और जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, एंड जो उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है उसमें कोई चेंज ना आए, प्लस रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स कितना टाइम के लिए वो उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज रिलायबिलिटी। तो उसकी रिलायबिलिटी में भी कोई भी चेंज ना आए। तो कॉस्ट रिड्यूस करनी है किसके थ्रू, प्रोडक्ट डिजाइन के। और कौन कौन सी चीजें चेंजेस नहीं होनी चाहिए, एक तो कस्टमर की जो नीड है या रिक्वायरमेंट्स है, प्लस कॉस्ट कम होनी चाहिए, एक परफॉर्मेंस में कोई चेंज ना आए, और रिलायबिलिटी में कोई चेंज। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। देन दिस स्लाइड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू अ जॉब प्लान इन्वॉल्विंग फॉलोइंग टेक्निक। तो क्वेश्चन क्या आता है आपके सिलेबस में कि एक्सप्लेन द वैल्यू इंजीनियरिंग जॉब प्लान, कि जो वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट है उसको हम किस तरीके से किन स्टेप्स के थ्रू उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या आप कुछ बुक्स में 6 स्टेप्स भी हो सकते हैं, कुछ में क्या है 7 है, कुछ में 8 है, ठीक है। तो माइनर सा चेंजेस है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो जो मेजोरिटी है वो क्या है 8 है। तो फर्स्ट फर्स्ट जो इसमें फर्स्ट स्टेप है ओरिएंटेशन, सेकंड इज इंफॉर्मेशन, थर्ड इज स्पेकुलेशन, फोर्थ इज एनालिसिस, फिफ्थ इज डेवलपमेंट, सिक्स्थ इज प्रेजेंटेशन, सेवंथ इज इम्प्लीमेंटेशन, एंड एट्थ इज फॉलो अप। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन सब पॉइंट्स में है क्या, ठीक है। फर्स्ट इज ओरिएंटेशन। In these phase, ideas for the project to be studied are to be originated. Then the selection of the appropriate team to study the project is to be done. The policies needed to assist in the evaluation of the projects and planning for the specific project are to be done. तो हमें देखो सबसे पहले ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में क्या है, हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें स्टडी करना है, किस प्रोडक्ट का डिजाइन किया, किस प्रोडक्ट में हमें वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिसर्च वाला एरिया है कि हमें पहले प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट ढूंढना है कि किस प्रोडक्ट में या किस हमें सर्विस में अपनी वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने ढूंढ लिया कि हमें कोई कार है उसके प्रोडक्ट में हमें वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हमें डिसाइड हो गया, तो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा इसमें, सिलेक्शन ऑफ टीम, एप्रोप्रिएट टीम, ठीक है। कौन से टीम मेंबर्स होंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या उनके टास्क होंगे, एक्टिविटीज होंगी, ये सारी चीजें क्या होंगी ओरिएंटेशन फेज, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फेज। Here, gathering and tabulation of data concerning the present design methods adopted for the item to determine to what all or the functions that particular item is doing and evaluate the basic function of the item. तो देखो अब इंफॉर्मेशन में क्या है, जो हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, जो हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया उस प्रोजेक्ट का जितनी भी डिटेल्स है या डाटा है वो हमें गैदर करना है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है। उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होंगी कि प्रेजेंट प्रेजेंट उसका जो डिजाइन क्या है, कैसा है, डिजाइन मेथड्स कैसे हैं उसके, ठीक है। और कौन कौन से फंक्शंस ये जो प्रोडक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बेसिक फंक्शंस क्या है, उसके बेसिक फंक्शन क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन फेज में फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोबारा सुन लो, इंफॉर्मेशन फेज में क्या है, जो हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स एंड डाटा हमें गैदर करना है, ठीक है, कि उस प्रोजेक्ट में उसका डिजाइन प्रेजेंटली उसका डिजाइन कैसा है, ठीक है। और
उसमें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है और बेसिक फंक्शंस क्या है। थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव फेज। During this phase, we must generate numerous alternatives for providing the item's basic function. It is achieved by brainstorming. ठीक है, तो इस फेज पे क्या है, हम अल्टरनेटिव फाइंड आउट करेंगे कि अगर जो हमारे पास प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया है, हम क्या लेके चल रहे हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है वो ये कितने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेकुलेटिव में क्या है कि हम यहाँ पे अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उस सेम सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्पेकुलेटिव फेज। फोर्थ वन इज एनालिटिकल फेज। ड्यूरिंग दिस फेज the group examines the alternative generated during the brainstorming process and develop cost effective solutions. The main considerations are to evaluate in order to descending saving potential. तो एनालिसिस से क्या बना, एनालिटिकल फेज। ठीक है, एनालिटिकल कहाँ से आया, एनालिसिस फेज। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की। इंफॉर्मेशन के बाद इंफॉर्मेशन में हमने क्या ढूंढा कि उसके बेसिक फंक्शन क्या है। फिर था स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव में क्या था कि हम अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव मीन्स जो सिमिलर बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब एनालिटिकल में क्या है, हमारे पास मान लो 10 अल्टरनेटिव आ गए। अब 10 में से कौन सा चूज करें जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मीन जिससे हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कस्टमर को ज्यादा ना आए। तो इस 10 अल्टरनेटिव में से हमें एक फाइंड आउट करना है जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस एनालिसिस फेज और एनालिटिकल। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फेज। इट अकम्प्लिश 3 फेज। तो इसमें देखो 3 काम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट फेज में 3 फंक्शन परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज टू असेस द टेक्निकल फिजिबिलिटी, टू ऑब्टेन फर्म इंफॉर्मेशन, टू डेवलप रिटर्न रिकमेंडेशन। जो अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया क्या वो टेक्निकल फिजिबल है। ठीक है, या जो टेक्निकल उसकी स्पेसिफिकेशन है वो फिजिबल है, फिजिबल सोल्यूशन है वो। नेक्स्ट टू ऑब्टेन फर्म इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हमें पूरी डिटेल चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। टू डेवलप रिटर्न रिकमेंडेशन, क्या जो अल्टरनेटिव है, ठीक है, उस अल्टरनेटिव को कोई अथॉरिटी या कोई बोर्ड या उसका जो स्पेशलाइज्ड उसमें एक्सपर्ट बोर्ड है वो उसको रिकमेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो दिस इज द रिटर्न रिकमेंडेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। So the next phase is presentation phase. In this phase, value engineering study report is presented to the decision maker. तो लास्ट जो हमारे पास था दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है, हमें जो हमने जो सोल्यूशन दिया, अल्टरनेटिव दिए, जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया हमने, वो चेक करेंगे कि जो वो उसके फंक्शंस हैं वो टेक्निकल फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, या कोई उसको बोर्ड है या गवर्नमेंट बोर्ड है उसको रिकमेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करेगा, ठीक है, तो मान लो उसको रिकमेंड कर दिया, वो ओके हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन फेज में क्या है, उसकी डिटेल समरी बनाएंगे। इस तरीके से वो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जैसे हम अपना कोई भी काम करते हैं, कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो उसमें आप डिटेल स्टार्टिंग से करते हो कि मैंने यहाँ से स्टडी की। ठीक है, ये चीज़ें मैंने सबसे पहले रिसर्च किया, उसमें से मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की। ठीक है, ये किया मैंने सेलेक्ट किया।
उस सिलेक्शन के बाद मैंने ये डाटा कलेक्ट किया, उसमें से डाटा कलेक्शन के बाद मुझे ये सोल्यूशन मिला। तो दिस इज द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अवर स्टडी। तो वैसा ही काम किया है, हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट चूज किया कि किस प्रोडक्ट में या किस प्रोजेक्ट में हमें वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद क्या किया हमने, अल्टरनेटिव फाइंड किए। ठीक है, अब अल्टरनेटिव्स में हमें 10 अल्टरनेटिव्स मिले। अब इस 10 अल्टरनेटिव्स में हमें एक चूज करना है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे क्या होगा, एक अल्टरनेटिव ही उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब जो अल्टरनेटिव हमने चूज किया उसकी हमें डेवलपमेंट फेज में हमें क्या देखा कि टेक्निकल फिजिबल है भी है नहीं है। ठीक है, तो वो हमने चेक किया। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी में हमने देखा कि ये फिजिबल है, तो इसको हमने रिकमेंड कर दिया कि इस जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था या प्रोडक्ट था, हम इसमें ये चीज को चेंज कर सकते हैं। अब ये सारे प्रोसेस को आपने एक प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन फेज। सेवंथ वन इज इम्प्लीमेंट। अब ये तो आपने प्रेजेंटेशन तक क्या था, देखो आपने जो ऑन पेपर इसको दिखाया। ठीक है, कि पेपर ऑन पेपर मीन्स कि ऐसे हम ये प्रोडक्ट डिजाइन है हमारे पास, इसको हम ये चीज चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अल्टरनेटिव है। तो ये सारा था पेपर वर्क। अब एक्चुअल एक्चुअल जहाँ पे काम होना है, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन फेज, जहाँ पे वो वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को आपने यूज करना है। ड्यूरिंग दीज फेज द नेसेसरी फंडिंग इज टू बी डन एंड द ideas are translated into actions, deadline are fixed, responsibility are designated and progress is monitored। ठीक है, तो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एक्चुअल जहाँ पे काम होना है, उस काम के लिए क्या है, देखो एक तो हमें नेसेसरी फंडिंग चाहिए उस डिजाइन को चेंज करने के लिए। ठीक है, जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमने रिपोर्ट बनाई है, उस आइडियाज को एक्चुअल हमें लेके आना है फील्ड के ऊपर। डेडलाइंस आर फिक्स। डेडलाइंस मीन्स जो हमने कि किस टाइम लिमिट तक हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करके देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसमें फिक्स होंगी एंड प्रोग्रेस प्रोग्रेस देखी जाएगी कि कितना काम कितने टाइम में कितना काम कंप्लीट हो। Next is follow-up action. In this phase, the actual results are audited and reports are prepared and cost-saving assessed. तो follow-up में क्या है, देखो जो हमारे पास एक्चुअल जो हमने परफॉर्म किया, ठीक है, उसकी हमें क्या देखेंगे, रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, ऑडिट करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, क्या जो हमारे पास नया जो प्रोडक्ट डिजाइन बन के आया, क्या वो एक्चुअल में फिजिबल है, उससे कॉस्ट रिडक्शन हो भी रही है नहीं हो रही, क्योंकि हमारा मोटिव क्या था, कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, तो क्या हमारा जो कॉस्ट रिड्यूस हो भी रही है नहीं हो रही, तो वो किसमें चेक करेंगे हम, फॉलो अप एक्शन। तो दीज 8 स्टेजेस आर द स्टेप्स इन द वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन भी है आपके सिलेबस में, कहाँ कहाँ पे वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। कैपिटल गुड्स, ठीक है, कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसमें आप यूज कर सकते हो। प्लांट में, इक्विपमेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, मशीनरी में, टूल्स में। तो ये किसके रिलेटेड है, प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है उसके लिए प्लांट यूज होगा, कहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, इक्विपमेंट्स यूज होंगे, मशीनरी यूज होगी, टूल्स होगी। तो इस चीज इन सभी चीजों के ऊपर आप वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रॉ एंड सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल इंक्लूडिंग फ्यूल। तो कोई भी रॉ मटेरियल है या सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल है, उसके ऊपर भी आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। थर्ड वन इज मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उनको हमें कैसे रिड्यूस करना है, उसके ऊपर भी आप वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज परचेज्ड पार्ट्स कंपोनेंट्स सब असेंबली। कुछ पार्ट होते हैं, देखो जो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं परचेज कर रहे। अब कोई भी गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के सारे पार्ट्स क्या है, एक ही जगह के ऊपर मैन्युफैक्चर नहीं होते। कंपनीज क्या करते हैं, कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करती हैं, वो दूसरी कंपनी से
खरीदती है, ठीक है, या उनसे उनको ये बनाने के लिए देती है, उनसे वो परचेज करते हैं। सारे प्रोडक्ट अपनी कंपनी में वो नहीं बनाते मैन्युफैक्चर। और मेजर जो कंपोनेंट है वो उनकी इंडस्ट्री में ही प्रिपेयर होता है, मैन्युफैक्चर होता है। बाकी जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं वो क्या करते हैं, दूसरे वेंडर से परचेज करके, ठीक है, उनको असेंबल करते हैं। तो जो हमने पार्ट्स बना नहीं रहे या परचेज कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशनल आइटम्स। तो इन सब चीजों के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिनिशिंग आइटम्स। फिनिशिंग आइटम्स में जैसे जब हमारे पास प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर पेंट करते हैं, ऑयल है या वार्निश है, ठीक है, इनके ऊपर भी हम वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, या वही चीज होती है, पैकिंग मटेरियल और पैकेजिंग कंसेप्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स। तो जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स बनती हैं, बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, पेंसिल्स हो गया, तो इनके जो डिजाइन है, तो यहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में देखो, जो वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट है वो बहुत ही माइन्यूट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा लगता है, ज्यादा यूज करते हैं। जो प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में बनते हैं वहां पे वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट वाइडली यूज होता है, ठीक है। अनदर वन इज मिसलेनियस आइटम्स ऑफ रेगुलर कंजम्पशन। डेली यूज की जितनी भी आइटम्स हैं वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट इज पावर, वाटर सप्लाई, एयर, स्टीम एंड अदर अदर यूटिलिटी। तो इन सब चीजों के ऊपर भी हम अपनी वैल्यू इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी? पावर, वाटर सप्लाई, एयर, स्टीम एंड अदर यूटिलिटी। ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, व्हेन इज वैल्यू इंजीनियरिंग यूज, कब यूज करना है उसको। वैल्यू इंजीनियरिंग इज यूज टू डिटरमिन द बेस्ट डिजाइन अल्टरनेटिव फॉर प्रोजेक्ट, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज। इन इन सब फील्ड के ऊपर हम वैल्यू इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई प्रोसेस है, प्रोडक्ट है और सर्विस है, ठीक है, वहां पे हम बेस्ट इसको डिजाइन अल्टरनेटिव दें, तो उसके लिए हम वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को यूज करते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस कॉस्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उसके डिजाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। Value engineering is used to improve quality, increase reliability, availability, and customer satisfaction. तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, लाइक, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन, इन सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए भी वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग इज ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो कोई भी कंपनी है वहां पे जो परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, एम्प्लॉइज की, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी वैल्यू इंजीनियरिंग कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू इंजीनियरिंग इज अ पावरफुल टूल यूज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड डेवलप रिकमेंड सॉल्यूशन। तो वैल्यू इंजीनियरिंग एक टूल है कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और उस प्रॉब्लम को कोई सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो देखिए यहाँ पे भी जो जो लास्ट स्लाइड पढ़ी थी हमने उसमें 8 फेज थे, ठीक है। तो ये इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 8 फेज है या 6 फेज है। किसी में 6 फेज लिखे हुए हैं, ठीक है, किसी में 8 है। तो सब में आपको जो मेन है, इंफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, इवैल्यूएशन, प्लानिंग, रिपोर्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ क्या है, ये रिलेटेड है। तो चाहे आप 6 लिखो चाहे 8 लिखो, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सब फर्स्ट वन इज लोअरिंग ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की उसको रिड्यूस करने के लिए। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर, कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रोसीजर है बनने का, उसको सिंप्लीफाई करना है। कैप्चर अपॉर्चुनिटीज, जो हम अल्टरनेटिव या अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं या उनको प्रॉपरली हम यूज नहीं कर पा रहे, उनको यूज करने के लिए। स्टाफ को किस तरीके से यूज करना है,
ठीक है, वो इसमें इससे यूज कर सकते हैं। इम्प्रूविंग रिसोर्स एफिशिएंसी, जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका किस तरीके से एफिशिएंटली तरीके से उसका यूज करना है। सेटिस्फाई कस्टमर, कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है। मिनिमाइजिंग पेपर वर्क को रिड्यूस करना है। वैल्यू एटीट्यूड इन स्टाफ, अगर आपका स्टाफ अच्छे से परफॉर्म करेगा तो उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आएगा। सेव टाइम एंड मनी, ऐसे प्रोसीजर्स हमें अडॉप्ट करने हैं जिसके साथ क्या है, हमारी टाइम भी सेव हो और मनी भी सेव। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है, मीन्स कोई आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई है जिसको आप एफिशिएंटली तरीके से सॉल्व करना है, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। बिल्ड टीम वर्क, जो टीम वर्क या टीम मेंबर्स कोई भी प्रोजेक्ट में ठीक है, उनको हमने लगा रखा है कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपको ये चीजें टास्क कंप्लीट करना है, तो वहां पे टीम वर्क को स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी वैल्यू इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। कंपीटिंग मोर सक्सेसफुली इन मार्केट, अपना जो प्रोडक्ट है उसको हमें मार्केट में कंपटीशन देना है, मींस अदर अदर जो प्रोडक्ट कंपनीज के प्रोडक्ट है उनको कंपटीशन देना है, तो वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी मैनेजमेंट, तो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसको भी इम्प्रूव करना है। तो दीज आर द बेसिक और वेरियस बेनिफिट्स ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये थोड़ा समराइज किया हुआ है कि कैसे कैसे आपको हाउ एंड व्हेन इज वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाई, कैसे यूज कर सकते हो और कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। So this is the eighth chapter, that is value engineering. In this chapter only one topic is left, that is types of value. So this topic is very small, and this topic will be covered in the next class.